हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे सीओटी प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम विशेष ज्ञान एडुयान। और आज के इन शॉर्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म वर्षगांठ को। आज की तारीख है दोस्तों 23 जनवरी, और 23 जनवरी को हम लोग मनाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म वर्षगांठ। और आपके करंट गवर्नमेंट के द्वारा इस दिवस को यानी 23 जनवरी को यहाँ पर डेडिकेट किया गया है एज ए पराक्रम दिवस। ठीक है, तो इसको हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं आज के दिन। और चूंकि ये वर्ष जो है 2022, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं वर्षगांठ है, इसलिए सरकारी और व्यक्तिगत स्तर पे यहाँ पर कई सारे विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, और साथ ही साथ भारत सरकार जो है नेताजी को ट्रिब्यूट देने के लिए यहाँ पर कौन कौन से प्रयास कर रही है, उन सभी चीज़ों के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप अगर देख सकते हो दोस्तों, तो इनका एक हमेशा से एक विचार रहा था राष्ट्रवाद और समाजवाद को लेकर के। इन्होंने ये बोला था कि भारत में राष्ट्रवाद जो है, इन्होंने लोगों में क्या किया है, शक्ति का संचार किया। यानी नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है हमेशा से लोगों को जगाने का काम किया है। लोगों के अंदर वो भावनाएं पहले से थी जो कि बहुत समय से आपकी निष्क्रिय पड़ी थी, और जब से ये नेशनलिस्ट मूवमेंट आपका चला अलग अलग रूपों में, तो उन्होंने यहाँ पर लोगों को क्या किया, जगाने का काम किया, जागरूक किया है अपने अधिकारों के प्रति। और इनके लिए हमेशा से जो है वो राष्ट्र सर्वोपरि रहा है दोस्तों। तो ये देखिएगा कि ये हमेशा से ये मानते थे कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए और राष्ट्र की आपकी आज़ादी के लिए हर तरह से आपको सर्वस्व त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने बोला था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। और इसलिए देख सकते हो, तो यहाँ पर ये हमेशा से भारत को जो है एक नेशनलिस्ट फ्री नेशन के रूप में इस्टेब्लिश करना चाहते थे, और इसके लिए इन्होंने हर लेवल पे जो है वर्क किया था। तो अभी फिलहाल देखिए इस साल क्या किया जा रहा है। तो आपके अमर जवान ज्योति, आपको पता होगा कि दिल्ली का जो इंडिया गेट है दोस्तों, वहाँ पर एक अमर जवान ज्योति है जो कि प्रथम विश्व युद्ध के समय मारे गए जो हमारे शहीद थे, उनके शहादत में यहाँ बनाई गई थी। तो यहाँ पर जो है अमर जवान ज्योति पे इनकी स्टैचू लगाई जाएगी। अभी देखिए इसको लेकर के कंट्रोवर्सी है। बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स में ये आ रहा है कि जो अमर जवान ज्योति पे जो आपकी जो वीरों की शहादत पे जो आप देखे होगे कभी वो गन और वहाँ पर जो ज्योति जलते रहती है, वहाँ पर ये लगेगा, लेकिन नहीं, ये इनकी जो स्टैचू है ये लगाई जाएगी आपके जो दिल्ली दरबार जब लगा था 1911 में, वहाँ पर एक राजा आए थे ब्रिटिश के, और वो राजा थे जॉर्ज पंचम। तो वास्तव में इनकी मूर्ति जो है वो हमारे वीरों के अमर जवान ज्योति वाले हिस्से पे नहीं लग रही, उसी प्लेस पे लगेगी दोस्तों। लेकिन ये इनकी मूर्ति जो है, इनकी मूर्ति उस जगह पे लगेगी जहाँ पर आपके पहले जॉर्ज पंचम की मूर्ति हुआ करती थी। अभी जॉर्ज पंचम की मूर्ति को हटा करके इनकी मूर्ति लगाई जाएगी। और फिलहाल चूंकि इनकी मूर्ति को बनने में भी समय लगेगा, तो यहाँ पर सरकार के द्वारा होलोग्रामिक रूप से इस मूर्ति का अनावरण किया जाएगा आज के दिन। और साथ ही साथ भारत सरकार यहाँ पर बहुत सारे आपके जो हैं इसमें प्रयास भी कर रही है, बहुत सारी यहाँ पर इनिशिएटिव भी लाया है, ताकि नेताजी को एक अच्छी ट्रिब्यूट दी जा सके, अपनी तरफ से एक अच्छी जो है शहादत आप कह सकते हो, या एक अच्छी श्रद्धांजलि दी जा सके। अब इस देख लीजिए, तो इस मामले में गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट डिसाइड किए कि यहाँ पर हम लोग मूर्ति बनाएंगे जो कि ग्रेनाइट का होगा। और ये मूर्ति जो है आपकी बनेगी बाद में, लेकिन इससे पहले यहाँ पर क्या किया जाएगा, इनकी होलोग्रामिक स्टैचू इस तरह से आप देख सकते हो कि एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होगा जिसमें लगभग 90% जो होगा आपका आपका ट्रांसपेरेंसी होगी, यानी ये बिल्कुल आपको ईजिली आर पार दिख जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा कि 30,000 आपके ल्यूमेंस 4K जो प्रोजेक्टर है, उनकी सहायता से यहाँ पर इनको देख सकते हो, एज ए प्रोजेक्टर की सहायता से इनको यहाँ पर इस स्क्रीन पे, होलोग्रामिक स्क्रीन पे यहाँ पर प्रोजेक्ट किया जाएगा। और जब इनकी मूर्ति फाइनली बन जाती है आपकी फिजिकल फॉर्म में, तो वहाँ पर फिर इसको हटा करके उस मूर्ति को इस्टेब्लिश किया जाएगा। अभी इनके होलोग्रामिक स्टैचू की अगर डायमेंशन की बात करें, तो ये आपका 28 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा होगा। अभी इसके साथ साथ देखिए, तो भारत सरकार ने आपकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पिछले कुछ साल से एक योजना भी चला रही है, एक पुरस्कार भी चला रही है दोस्तों। और ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो अमूल्य रूप से, यानी कि आपकी सेल्फलेस सर्विस प्रोवाइड करते हैं, खास तौर पे इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो यहाँ पर देख सकते हो, जो आपके एग्जाम पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार यहाँ पर दिया जाता है सरकार के द्वारा। और ये दिया जाता है सेल्फलेस सर्विस और इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन के लिए। और ये दोनों तरह से दिया जा सकता है, किसी व्यक्ति विशेष को भी दिया जा सकता है और किसी संगठन को भी दिया जा सकता है। खासतौर पे अगर मैं बताऊं, तो इससे पहले भी जो आपकी गाजियाबाद यूनिट्स है एनडीआरएफ की, उसको ये प्रोवाइड किया गया था लास्ट टाइम।
और ये आपके डिज़ास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति विशेष को दिया जा रहा है तो वहाँ पर आपकी जो अमाउंट होगी कैश प्राइज़ की, वो होगी 5 लाख और साथ में एक सर्टिफ़िकेट दिया जाएगा। अगर ये किसी इंस्टीट्यूशन को दिया जा रहा है तो वहाँ पर ये आपको 5 लाख से बढ़ कर के 51 लाख हो जाता है और यहाँ पर उनको जो है सर्टिफ़िकेट इन केस के रूप में दिया जाएगा। तो आप एग्ज़ाम पर्पज़ से इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि व्यक्ति विशेष को 5 लाख और संगठन को 51 लाख की आपकी राशि दी जाएगी। अगर बात करें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तो इनकी जन्म जो है आपका 23 जनवरी को हुआ था और ऐसा माना जाता है कि एक जो दुर्घटना हुई थी विमान दुर्घटना उसमें इनकी 18 अगस्त 1945 को मृत्यु हो जाती है। हालांकि यह संदेहास्पद है और इसके बारे में कोई भी ठोस प्रमाण का अभाव है। इनके माता पिता की बात करें दोस्तों तो इनकी माता थी प्रभावती देवी दत्त, प्रभावती दत्त, और इनके पिता थे जानकीनाथ बोस। और ये अपने माता पिता के 9वें संतान थे और ये अपने माता पिता के छठे पुत्र के रूप में थे। ये अपने बचपन की पढ़ाई इनकी एंग्लो इंडियन मीडियम में होती है और उसके बाद ये इंग्लैंड चले जाते हैं आपकी सिविल सर्विस क्रैक करने के लिए। ये सिविल सर्विस क्रैक भी करते हैं दोस्तों, लेकिन फाइनली यहाँ पर उस एग्ज़ाम में किसी तरह के आपके ओवर रूलमेंट के कारण इनको जो है वो सर्विस से हटा दिया जाता है या इन्होंने वो सर्विस खुद ही छोड़ दी थी। उसके बाद ये 1921 में भारत लौटते हैं और भारत लौटने के बाद ये महात्मा गांधी के जो नेशनल मूवमेंट था उस समय पे आपका असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो ये असहयोग आंदोलन में यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। और इनकी जो विचारधारा थी वो काफ़ी हद तक आपकी उस समय आपकी रूस में यूएसएसआर में जो है साम्यवादी क्रांति हो रुकी थी, तो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थी। तो बोस और नेहरू जो है एक लीडरशिप रूप देते हैं कांग्रेस के अंदर, जो खास तौर पे कांग्रेस की विचारधारा को साम्यवादी या समाजवादी स्वरूप देने का प्रदान करने की कोशिश करते हैं। यानी यहाँ पर जो अभी तक जो लीडरशिप चल रही थी आपका सीमित लीडरशिप, अभी यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा उसको ओपन किया जाता है और समाजवादी स्वरूप पर यहाँ पर जोर दिया जाता है इन दोनों के द्वारा, खास तौर पे कि सभी वर्गों को साथ में लेकर चलने का। इस ढंग से ये फाइनली कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद अगर आप देखो तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लेते हैं। लेकिन जब सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है आपका वापस ले लिया जाता है तो उसका ये काफ़ी ज़्यादा विरोध भी करते हैं और उसके कारण से ये खफा भी होते हैं। फिर 1938 में कांग्रेस के ये आपके प्रेसिडेंट बनते हैं कांग्रेस के अधिवेशन के, और ये अधिवेशन था आपका हरिपुरा अधिवेशन, ये याद रखिएगा। इसके बाद 1939 में ये फिर से यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट बनने के लिए चुनाव भी होता है और ये जो है गांधी जी के जो उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारामैया उनको हरा करके यहाँ पर वो अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि बहुत ज़्यादा एक वैचारिक रूप से मतभेद आ जाता है इसलिए ये अपने पद से त्याग दे देते हैं और फाइनली यहाँ पर जो है त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता जो करते हैं वो ना तो पट्टाभी सीतारामैया कर पाते हैं ना ही सुभाष चंद्र बोस करते हैं। यहाँ पर जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं इस अधिवेशन के वो बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इस कारण से जो है यहाँ पर ये कांग्रेस को भी छोड़ देते हैं और अपना एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। और ये जो आपका संकट था, जो ये पूरा ट्विस्ट चला था, इसको त्रिपुरी ट्विस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर देखिए ये 1941 में ये जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है तो इंडिपेंडेंट इंडिया के प्रारूप को देने के लिए ये चले जाते हैं जर्मनी और वहाँ पर जो नाजी लीडर्स हैं एडोल्फ हिटलर वो मिलते हैं। और यहीं पर एडोल्फ हिटलर ही वो व्यक्ति है दोस्तों जिन्होंने इनको लीडर की उपाधि दी थी, नेता की उपाधि दी थी। और उसने एडोल्फ हिटलर ने यहाँ पर इनको एक सबमरीन ऑफर किया था जिसके थ्रू ये जापान पहुँचते हैं और वहाँ पर विद द हेल्प ऑफ जापानीज ये क्या करते हैं सिंगापुर में आपकी इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना करते हैं। अब ये ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि इंडियन नेशनल आर्मी ऐसा नहीं कि सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। सुभाष चंद्र बोस से पहले यहाँ पर कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा ये आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन वो किसी कारणवश जो है स्थगित हो चुकी थी और आज़ाद हिंद फौज को पुनर्गठित करने का काम हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। और यहाँ पर इनकी जापानीज की सहायता से ये एक आज़ाद हिंद सरकार का भी गठन कर पाते हैं। खास तौर पे आपके सिंगापुर और अंडमान निकोबार का वह क्षेत्र जो उस समय जापानीज कब्जे में था, वहाँ पर एक सरकार का गठन किया जाता है जिसको बोलते हैं आज़ाद हिंद सरकार। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी। फाइनली यहाँ पर इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होती है और ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ इनके अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र में एक कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है जिसमें काफ़ी इनके कोलेक्ट्रल डैमेज होते हैं इनके सैनिकों का। और ये यहाँ से निकल करके ये रूस जाना चाहते हैं और उसी क्रम में ऐसा माना जाता है कि जो ताइवान का क्षेत्र है यहाँ पर एक हादसे में इनकी मौत हो जाती है जिसकी प्रमाणिक रूप से पुष्टि अभी भी नहीं होती है दोस्तों। तो ये एक बहुत ही ग्रेट लीडर हैं जिन्होंने हमेशा से
ऐसा इनका मानना था कि हमेशा से अगर हमें किसी चीज़ को साफ़ करना है तो उसमें हमको उतरना ही पड़ेगा और अगर हम भारत की आज़ादी चाहते हैं तो उसके लिए हमें सर्वस्व त्यागने के लिए तैयार रहना होगा। तो फिलहाल इस टॉपिक में इतना ही। आप लोग को छोड़े चलते हैं इस लास्ट आपके कोटेशन के साथ। इनका ये मानना था कि लाइफ लॉस हाफ इट्स इंटरेस्ट इफ देयर इज नो स्ट्रगल, इफ देयर इज नो रिस्क टू बी टेकन। यानी अगर जिंदगी में किसी भी तरह का कोई रिस्क ना हो, कोई आपके स्ट्रगल ना हो, तो आपकी ज़िंदगी का आधा जो मज़ा है वो वहीं ख़त्म हो जाता है। यानी ज़िंदगी में स्ट्रगल और आपके जो इंटरेस्ट हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, वो आपके लिए ज़रूरी है। उसी से आप में आगे बढ़ने का जुनून और आपकी जो संकल्प दृढ़ता है वो उत्पन्न होती है। तो आप सभी के लिए ये एक बहुत ही मोटिवेटेड पर्सनल है। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आने के लिए धन्यवाद। और साथ ही साथ एक और छोटी जानकारी आपको देना चाहूँगा दोस्तों, कि आपकी जो पहले जो रिपब्लिक डे की जो सेरेमनी स्टार्ट हुआ करती थी वो 24 जनवरी से होती थी, जब आपकी आर्म पर्सनल की फुल ड्रेस रिहर्सल होती थी। अभी भारत सरकार ने क्या किया है कि इस साल से आपकी वो फुल ड्रेस रिहर्सल जो है उसको 24 जनवरी की जगह 23 जनवरी को प्री शेड्यूल कर दिया है, ताकि पराक्रम दिवस के दिन से इसको कंटिन्यू किया जा सके। और अब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि फाइनली जो आपकी रिपब्लिक डे की जो प्रोसेस है वो किस दिन समाप्त होती है। रिपब्लिक डे तो आपका 26 जनवरी को होता है, बट जो आपकी रिट्रीट सेरेमनी होती है वो किस दिन की जाती है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपको ये सेशन कैसा लगा ये आप भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। हैव